Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing second part of the novel Black Spring written by Henry Miller. तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और क्योंकि ये नॉवल जो है ये 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है तो इसमें हम 3 सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इस सेकेंड पार्ट में हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हम 3 सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम चलते हैं 4th को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द 4th सेक्शन एंड दैट इज द एंजल इज माय वाटरमार्क। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। वाटरमार्क का मतलब क्या होता है? वाटरमार्क का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी फोटो पे, किसी भी वीडियो पे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे जो भी हम ट्रांसपेरेंट मार्क यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वाटरमार्क। जो भी क्रिएशन है, जो भी वीडियो है, फोटो है, मतलब कुछ भी है उसकी ऑथेंटिसिटी को दिखाता है और उसके ओनरशिप को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है और इसका मैंने एक वाटरमार्क बना दिया, ठीक है। तो अब जब भी मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूंगी यूट्यूब पे तो उसके ऊपर मेरा एक ट्रांसपेरेंट मार्क रहेगा जो कि शो करेगा कि ये वीडियो किसकी है, यानी ओरिजिनल कंटेंट किसका है और कौन इस वीडियो का ओनर है, यानी एक तरीके से ये ओनरशिप को दिखाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी मेरा वाटरमार्क होगा उससे शो होगा कि वो मेरी वीडियो है, वो मेरे चैनल की वीडियो है। तो इसीलिए क्योंकि जो हमारे नॉवलिस्ट हैं हेनरी मिलर वो एक आर्टिस्ट थे तो वो क्या कहते हैं कि एंजल इज माय वाटरमार्क, कि जो भी उनके क्रिएशंस है उसका वाटरमार्क क्या है? एंजल है। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इन्होंने क्या कहा है कि एंजल जो है इनका वाटरमार्क है, लेकिन ये सचमुच में फिजिकली कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने अपने क्रिएशन पे प्रिंट करवाया हो किसी भी एंजल को, ठीक है। तो ये एंजल जो है सिर्फ एक सिंबल है इनके इनर स्पिरिट का और इंस्पिरेशन का, ना कि इन्होंने फिजिकली इस चीज़ को प्रिंट करवाया अपने क्रिएशन पे। इस चीज़ को याद रखना है। राइट, तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। अ सरियल मेडिटेशन ऑन आर्ट, creativity and the unconscious, where Miller describes artistic creation like a mystical act। तो सरियल मेडिटेशन, सरियल का सिंपल सा मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज़ जो हमें ड्रीम लाइक लगे, जो सपने जैसी लगे, स्ट्रेंज लगे या फिर अनरियल लगी, ठीक है। तो एक तरीके से आर्ट के बारे में ये डिस्कस करते हैं। और मिस्टिकल आर्ट का सिंपल सा मतलब होता है स्पिरिचुअल, मिस्टीरियस एंड बियॉन्ड नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। तो एक तरीके से क्योंकि ये इन सारी चीज़ों के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो इसलिए यहाँ पे ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। द एंजल सिंबलाइजेस इंस्पिरेशन एंड इनर स्पिरिट। जैसा कि हमने देखा कि जो एंजल है, इन्होंने क्या कहा कि एंजल इज माय वाटरमार्क, लेकिन ये फिजिकली प्रिंट नहीं करवाते हैं अपने क्रिएशन पे। एक तरीके से ये सिर्फ सिंबल है, जो एंजल है ये सिर्फ सिंबल है इंस्पिरेशन का और इनके इनर स्पिरिट का। फिर हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, वाटरमार्क मीन्स एन इनविजिबल स्टैम्प ऑन ऑल हिज क्रिएशंस। यानी एक तरीके से ये सिर्फ इनविजिबल स्टैम्प है, यानी वो हम देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल स्टैम्प है इनके सारे क्रिएशंस पे। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ही डिस्क्राइब्स क्रिएटिविटी एज इंस्टिंक्टिव नॉट प्लान्ड। अब इन्होंने जो भी क्रिएटिविटी, मतलब किस तरीके से क्रिएटिविटी को डिस्क्राइब किया है, वो इंस्टिंक्टिव होता है ना कि प्लान्ड होता है, जो कि नेचुरली आता है, ठीक है। यानी ये नेचुरली आता है विदाउट एनी थिंकिंग, यानी उसमें हम सोच विचार करके कुछ भी नहीं करते हैं, वो नेचुरली फ्लो में जो भी चलता है उसको इन्होंने क्या बताया है? क्रिएटिविटी, जो कि विदाउट प्लानिंग से होती है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, ही फील्स पोजेस्ड बाय आर्टिस्टिक फोर्स। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो पोजेस्ड का सिंपल सा मतलब है जब भी कोई इंसान किसी को काबू में कर लेता है और मतलब अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है। तो जब भी ये क्रिएटिविटी करते हैं, जब भी अपनी क्रिएशंस को क्रिएट करते हैं तो इन्हें लगता है कि ये पोजेस्ड हो चुके हैं बाय आर्टिस्टिक फोर्स, यानी इन्हें लगता है कि किसी अच्छे से बड़े आर्टिस्ट ने इनको पोजेस्ड कर लिया है और अब वो उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं और उन्हीं की वजह से इतने अच्छे अच्छे क्रिएशंस को क्रिएट कर पा रहे हैं। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ही शोज आर्ट एज स्पिरिचुअल एंड अनकंट्रोलेबल। और आर्ट को इन्होंने किस तरीके से दिखाया है? स्पिरिचुअल और अनकंट्रोलेबल, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे सिक्स पॉइंट, ही सजेस्ट द अनकॉन्शियस इज द आर्टिस्ट रियल होम। यानी अनकॉन्शियस, जब हमें किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, तो ये जो अनकॉन्शियस है यही आर्टिस्ट का रियल होम है। फिर हम देखेंगे सेवन पॉइंट, ही मेक्स इट्स ड्रीम इमेजरी विद फिलोसफी। ड्रीम इमेजरी का सिंपल सा मतलब है पिक्चर, सीन और डिस्क्रिप्शंस इन राइटिंग दैट फील लाइक दे केम फ्रॉम अ ड्रीम। यानी कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी सीन जब हमें लगता है कि वो किसी ड्रीम से आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रीम इमेजरी विद फिलोसफी। फिर हम देखेंगे एट्थ पॉइंट, ही फील्स बोथ ब्लेस्ड एंड बर्डन्ड बाय क्रिएटिविटी। यानी एक तरीके से ये दोनों चीज़ महसूस करते हैं, इन्हें लगता है कि वो कभी कभी इन्हें लगता है कि ये ब्लेस्ड हैं,
लेकिन कभी कभी इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, यानी बोझ एक तरीके से। क्रिएटिविटी से इन्हें लगता है कि कभी कभी ये ब्लेस्ड है और कभी कभी बर्डन। फिर हम देखेंगे 9th पॉइंट, ही इम्प्लाइज आर्ट इज़ द ओनली ट्रू आइडेंटिटी, यानी ये एक तरीके से सजेस्ट करते हैं कि जो आर्ट है ये ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पहचान है। फिर हम देखेंगे 10th पॉइंट, वेयर ही इज टेलिंग अस द आर्टिस्ट सोल मार्क्स एवरी वर्ड, यानी जो आर्टिस्ट की आत्मा है वो हर वर्ड को, हर शब्द को मार्क करती है, यानी उस पर निशान बनाती है। फिर हम चलते हैं 5th सेक्शन पे। अभी इसको मिला के हम 4th सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर, इंट्रोडक्शन टू दी नॉवल एंड नॉवलिस्ट, और 3 सेक्शंस, क्योंकि इसमें टोटल 10 सेक्शन है इस नॉवल में, तो 3 हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमने 4 डिस्कस किया पार्ट 2 में। अब हम चलते हैं 5th पे। 5th का जो टाइटल है वो है द टेलर शॉप, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो टेलर थे और उनकी एक दुकान थी। मिलर गोज बैक टू फैमिली लाइफ एंड वर्क, फोकसिंग ऑन हिज फादर एंड टेलर शॉप, कैप्चरिंग रूटीन, स्ट्रगल एंड इमोशनल टेंशन। तो इसमें ये अपने फादर की बात करते हैं, अपनी फैमिली की बात करते हैं और उनका जो भी रूटीन है उस चीज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ही रिकॉल्स वर्किंग क्लास फैमिली लाइफ थ्रू द टेलर शॉप, यानी क्योंकि इनकी एक टेलर शॉप थी, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो टेलर थे तो इनके पास एक दुकान थी, तो इसीलिए अब ये अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं एक तरीके से वर्किंग क्लास फैमिली। क्यों? क्योंकि इनके फादर अपने सर्वाइवल के लिए, अर्निंग्स के लिए हमेशा काम करते रहते थे, उनका एक रूटीन बन चुका था काम करने का। द शॉप सिम्बलाइजेज रूटीन एंड सर्वाइवल, और ये जो शॉप है इनका टेलर शॉप वो क्या चीज़ सिम्बलाइज करते हैं? रूटीन और सर्वाइवल। रूटीन किस लिए? क्योंकि सुबह होते ही इन्हें काम पे जाना पड़ता था, शाम होते ही काम से वापस आओ, फिर आराम करो, फिर अगले दिन सुबह जाओ, तो एक तरीके से रूटीन। और सर्वाइवल इसलिए क्योंकि अर्निंग इनके शॉप से ही होती थी, तो एक तरीके से ये इन दोनों चीज़ को दिखाते हैं। इनका जो टेलर शॉप है ये रूटीन और सर्वाइवल को ही दिखाते हैं। फिर हम देखेंगे, ही फोकसेस ऑन द फादर्स वर्ल्ड ऑफ लेबर एंड ड्यूटी, यानी देखो ये एक तरीके से अपने फादर की दुनिया को फोकस करते हैं, उनके फादर के वर्ल्ड पे फोकस करते हैं जो कि लेबर और ड्यूटी से ही भरा था। मेहनत और उनकी जो ड्यूटी थी उसी चीज़ से भरी हुई थी उनकी ज़िंदगी। ही फील्स रिस्पेक्ट बट ऑल्सो सफोकेशन, यानी वो एक तरीके से अपने पिता के लिए रिस्पेक्ट फील करते हैं, क्योंकि उनके फादर, क्योंकि किसी के भी फादर अपनी फैमिली के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, तो इसलिए ये एक तरीके से अपने फादर के रिस्पेक्ट फील करते हैं, लेकिन सफोकेशन भी। जैसे कि हम भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं ना कि ये क्या कैसा काम है, बस थोड़े से पैसे मिलते हैं और हर रोज़ इतनी मेहनत करो, तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से सफोकेशन फील करते हैं, लेकिन एक तरीके से प्राउड फील करते हैं अपने फादर के लिए, रिस्पेक्ट है इनके पास। फिर हम देखेंगे, ही शोज हाउ पॉवर्टी शेप्स इमोशनल लाइफ, यानी किस तरीके से गरीबी जो है वो इमोशनल लाइफ को शेप देती है। यानी क्योंकि जब हम गरीबी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को जब हम फेस करते हैं तब हमें पता लगता है, तब हम एक तरीके से इमोशनली शेप में आते हैं, है ना, तब हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। फिर हम देखेंगे 6th पॉइंट, ही सजेस्ट्स ऑर्डिनरी वर्क कैन बिकम अ प्रिजन। ऑर्डिनरी का सिंपल सा मतलब है बेसिक, नॉर्मल, यानी सिंपल सा काम, जैसे कि इनके फादर का था टेलर शॉप, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी काम है वो एक तरीके से प्रिजन है, क्योंकि जेल में क्या होता है कि लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जो भी उनकी सज़ा है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरीके से जो इनके फादर की शॉप है वो खाते हैं, पीते हैं, लंच लेके जाते होंगे तो लंच करते हैं, फिर दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम तक उनका यही सेम काम और रिपीटेड, यानी हर रोज़ 24 घंटे, जो भी 30 दिन है, एक महीना, वो हर रोज़ सेम काम करते हैं और अपनी लाइफ नहीं जीते। क्योंकि नॉर्मली लोग जब पैसे कमाते हैं, अच्छी इनकम होती है उनकी, तो वो बाहर घूमने जाते हैं, इधर उधर ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं। क्योंकि लेकिन इनके फादर की जो शॉप है टेलर शॉप, इसमें इन्होंने क्या देखा है? रूटीन एक तरीके से, यानी वो कभी छुट्टी नहीं ले सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, अगर उन्हें आराम करना है तो वो भी नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनरी काम, यानी जहाँ पर पैसा कम है, बिल्कुल नॉर्मल सा काम, ऑर्डिनरी काम है ना, पैसा कम है, तो इसीलिए एक तरीके से रूटीन और बहुत ज़्यादा मेहनत, लेकिन कमाई नहीं और ना ही आप ज़िंदगी जी सकते हो। तो एक तरीके से जो ऑर्डिनरी वर्क है ये क्या है? प्रिजन है, जेल है। फिर हम वो कहते हैं 7th पॉइंट हम देखते हैं, ही शोज द लाइफ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू टू एक्सेप्ट। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें हमें ये एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इस लाइफ को एक्सेप्ट करें,
ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल है, हर रोज़ काम पे जाना, फिर शाम को काम से वापस आना थक के हार के, फिर खाना खाना, फिर सो जाना, फिर सवेरे जाके दोबारा से अपने ऑफिस में जाना, काम करना, फिर शाम को आना, फिर दोबारा जाना, मतलब 30 दिन पूरा 1 महीना वो यही चीज़ करते हैं और इस चीज़ को उन्होंने बहुत नॉर्मल बना दिया है। तो जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करती है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, यानी वो अलग चीज़ करना ही नहीं चाहते हैं। जो उनका रूटीन है, फिक्स रूटीन, एक मशीन की तरह, उस चीज़ को वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाए और हम उसे एक्सेप्ट करें। फिर हम देखेंगे 8th पॉइंट, ही कॉन्ट्रास्ट वर्कर लाइफ वर्सेस आर्टिस्ट लाइफ, यानी एक तरीके से कंपेयर करते हैं वर्कर लाइफ और आर्टिस्ट लाइफ को। जो वर्कर लाइफ है उसमें उन्हें काम करना ही है, वो छुट्टी नहीं ले सकते, और जो उनका फिक्स्ड काम है कि सिलाई ही करनी है, चाहे कुछ भी हो उसमें आपको सिलाई ही करनी है, चाहे कोई भी कपड़ा हो, तो एक तरीके से ये फिक्स्ड काम है, आप छुट्टी नहीं ले सकते और बहुत बोरिंग है, एक तरीके से प्रिजन की तरह, जेल की तरह। लेकिन आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी जाके ड्रॉ कर लो, अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर लो। तो एक तरीके से जो फ्रीडम है आर्टिस्ट की लाइफ में, इस चीज़ को वो दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे 9th पॉइंट, ही फील्स ग्रैटिट्यूड मिक्स्ड विद रिबेलियन। इसका क्या मतलब है, यानी ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं लेकिन रिबेलियन, यानी एक तरीके से उस चीज़ का विरोध भी करते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। ग्रैटिट्यूड क्यों फील करते हैं, दैट ही इज थैंकफुल फॉर हिज चाइल्डहुड, यानी वो अपने चाइल्डहुड के लिए थैंकफुल हैं। ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स एंड बैकग्राउंड, और उन्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत है और अपने बैकग्राउंड की, यानी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली टेलर शॉप है उनकी। ठीक है, ही नोज हिज अर्ली लाइफ शेप्ड हिम, और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो अर्ली लाइफ है, उनकी अर्ली लाइफ की वजह से उनकी अभी की लाइफ को शेप मिला है। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं कि रिबेलियन क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है दैट ही डजंट वांट टू लिव द सेम लिमिटेड लाइफ, यानी उन्हें उन्हीं की तरह, अपने पिता की तरह लिमिटेड लाइफ में नहीं जीना है। लिमिटेड क्यों, क्योंकि एक फिक्स्ड रूटीन है, फिक्स्ड सैलरी होगी उनकी, जो भी कमाई है आसपास की वही, मतलब कुछ भी हो सकती है उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वही नॉर्मल। ठीक है, ही वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम रूटीन एंड पॉवर्टी, और उन्हें रूटीन से और पॉवर्टी से फ्रीडम चाहिए, यानी रूटीन वही सेम काम दोबारा से रिपीट करना जैसे कि कोई मशीन हो। ठीक है, और पॉवर्टी क्यों, गरीबी, इन दोनों चीज़ से इनको फ्रीडम चाहिए। फिर हम देखेंगे ही रिजेक्ट्स द पार्ट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, यानी जो सोसाइटी हमसे उम्मीद करती है कि हम इसी राह पर चले, तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये ग्रैटिट्यूड क्यों फील करते हैं और रिबेलियन क्यों फील करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो इनकी ज़िंदगी है, जो भी इनका बैकग्राउंड है अपने फादर की, मतलब जो भी इनकी फैमिली है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, वो देख लिया हमने क्यों, और रिबेलियन भी क्यों है ये, वो भी हमने देख लिया क्यों। फिर हम देखेंगे 10th पॉइंट, ही इज़ टेलिंग अस एन आर्टिस्ट इज़ बॉर्न इनसाइड लिमिटेशन, यानी जो आर्टिस्ट है वो एक लिमिटेशन के साथ बॉर्न होता है, यानी लिमिटेशन के अंदर ही बॉर्न होता है। तो अभी तक हम 5th सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, और क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ 4th और 5th सेक्शन को डिस्कस किया है, क्योंकि ये पार्ट 2 है इस नॉवल का। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट और इस नॉवल के 3 सेक्शंस को डिस्कस किया है, और पार्ट 2 में, जो कि ये वीडियो है पार्ट 2, इसमें हम 4th to 10th सेक्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो 4th और 5th सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 6th सेक्शन पे, जिसका टाइटल है जैबरवॉल्ड कॉनस्टैट, जैबरवॉल्ड कॉनस्टैट, और जिसको कि हम शॉर्ट में कहेंगे जैब। तो देखो, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन ये सचमुच में कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो नॉवल है ये एक बायोग्राफी है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है इन्हीं यानी जो हमारे नॉवलिस्ट हैं इनके ही माइंड का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, अगर कोई अजीब सा इंसान होता है तो उसे वो किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली याद रखना कि ये कोई रियल कैरेक्टर नहीं है इस नॉवल में, क्योंकि ये बायोग्राफी है, तो ये सिर्फ इनके माइंड का हिस्सा है, जस्ट अ फ्रेगमेंट ऑफ हिज माइंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ एन असेंट्रिक कैरेक्टर जैब एंड हिज ऑड हाउस होल्ड फुल ऑफ स्ट्रेंज ह्यूमर, टॉक एंड सरियल डोमेस्टिक लाइफ। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देखिए, मतलब ये जो है बहुत ही ऑड कैरेक्टर है। ठीक है, सबसे अलग, और इसको असेंट्रिक कहा गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ही प्रेजेंट्स जैबरवॉल्ड एज अ स्ट्रेंज असेंट्रिक आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर किस लिए, क्योंकि उसका जो माइंड है, उसकी जो थिंकिंग है वो सबसे मैच नहीं करती है, इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत ही असेंट्रिक है, अजीब सा इंसान है। फिर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, जैब्स केओटिक स्पीच बिकम्स द एक्शन, यानी वो जो भी बातें करते हैं, बहुत ही अटपटी सी बातें करते हैं, वो एक्शन बन जाते हैं, यानी उसी की बातों से सीन क्रिएट हो जाता है।
फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ही शोज सोसाइटी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनयूजुअल माइंड। ही किस लिए यूज किया गया है? मिलर के लिए, हेनरी मिलर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इस कैरेक्टर के थ्रू, जो कि इनके माइंड का ही पार्ट है, इस कैरेक्टर के थ्रू हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो अनयूजुअल माइंड को अंडरस्टैंड नहीं करती है, ठीक है, यानी उसको समझने की बजाय उसको जज करती है और उसको पागल कहती है, असेंट्रिक कहती है, अजीब कहती है। फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ही फील्स फैसिनेशन नॉट जजमेंट। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो इनको क्या लगता है कि लोग जब ऐसे लोगों को देख के कमेंट करते हैं तो एक तरीके से वो अट्रैक्शन है, ना कि जजमेंट है। यानी जब लोग देख के बातें करते हैं कि कितना अजीब सा इंसान है, क्या हरकत कर रहा है, तो इस तरीके से जब अगर किसी इंसान का ध्यान आप पर जाता है तो वो एक तरीके से फैसिनेशन है, अट्रैक्शन है, यानी वो आपकी हरकतों से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपके बारे में बातें कर रहा है तो वो आपको जज नहीं कर रहा बल्कि वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से इनका परसेप्शन है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ही फील्स ह्यूमर एंड ग्रोटेस्क एग्जैजरेशन। ग्रोटेस्क का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग दैट इज वियर्ड इन एन अनकंफर्टेबल और शॉकिंग वे, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और अनकंफर्टेबल होती है। तो इसलिए वो अब क्या कहते हैं कि मतलब ही फील्स ह्यूमर, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर दी जाती है, कोई भी अनकंफर्टेबल चीज़ जिसको कि लोग नॉर्मलाइज करने की बजाय उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, यानी बातें बनाने लग जाते हैं, उसको अलग ही तरीके से एग्जैजरेशन करके उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ही खिचड़ी पकाने लग जाते हैं, मतलब क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी होती है। क्योंकि जब वो अलग किसी इंसान को देखते हैं जिसको वो पागल कहते हैं तो उसको वो पागल ना कह के एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हैं, उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को, और जिस तरीके से वो बात करते हैं। फिर हम देखेंगे सिक्स पॉइंट, ही सजेस्ट मैडनेस एंड जीनियस आर क्लोज। यानी वो क्या कहते हैं कि मैडनेस और जीनियस जो है वो बिल्कुल क्लोज है, एक तरीके से सेम है, ठीक है, मैडनेस और जीनियस। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जैब सिंबलाइजेस मॉडर्न मेंटल क्योस। यानी एक तरीके से जो जैब है, जिनके माइंड का ही एक हिस्सा है, एक कैरेक्टर है, वो क्या है, एक तरीके से वो सिंबलाइज करते हैं मॉडर्न मेंटल क्योस को। फिर हम देखेंगे एट्थ पॉइंट, ही शोज हाउ पर्सनालिटी कैन डिस्टॉर्ट रियलिटी। यानी किस तरीके से जो पर्सनालिटी है वो डिस्टॉर्ट कर सकती है रियलिटी को। डिस्टॉर्ट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्विस्ट कर देना, चेंज कर देना, ठीक है, तो किस तरीके से जो पर्सनालिटी है वो रियलिटी को चेंज कर देती है। फिर हम देखेंगे नाइन्थ पॉइंट, ही फील सिंपैथी फॉर मिसफिट्स। यानी जो मिलर हैं, जो हेनरी मिलर है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी फील करते हैं, यानी उन्हें बहुत दया आती है मिसफिट्स पे। मिसफिट का सिंपल सा मतलब होता है जो सबसे अलग इंसान है, यानी सोसाइटी में अगर सब लोग एक जैसे हैं तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन अगर जैसे ही कोई भी एक अजीब सा इंसान होता है तो वो लोग उसको अलग कर देते हैं, फिर उसको जज करते हैं, काफ़ी सारे मतलब लोग मिलके उस एक इंसान को जज करते हैं और उसको पागल कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं, अजीब कहते हैं। तो इसलिए जो एक इंसान है वो मिसफिट है, क्योंकि वो बाकी सबके जैसा नहीं है। तो जो मिसफिट है उनके लिए, जो मिलर है, उनको सिंपैथी फील होती है। फिर हम देखेंगे टेंथ पॉइंट, ही इज टेलिंग अस दैट द आउटसाइडर रिवील्स हिडन ट्रुथ। आउटसाइडर किस लिए? क्योंकि वो सबसे अलग इंसान है, सबके जैसा नहीं है, इसलिए वो आउटसाइडर है। और आउटसाइडर रिवील्स द हिडन ट्रुथ, यानी उसने क्या करा, क्या करता है आउटसाइडर, जो हिडन ट्रुथ है उस चीज़ को रिवील करता है। अब हम चलते हैं सेवेंथ सेक्शन पे, जो कि क्या है, इनटू द नाइट लाइफ। इसमें हम देखेंगे डिजायर, डार्कनेस, सिटी एंड अंडरवर्ल्ड, a stream of consciousness section where Miller dives into nightlife, sex, hunger, city streets, dream imagery and inner darkness. तो इसमें हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं, into the night life, desire, darkness, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, he enters the city's night world of instinct and hunger। तो यानी ये सिटी के नाइट वर्ल्ड में जाते हैं। इंस्टिंक्ट का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जो कि नेचुरली आती है, नेचुरल फीलिंग होती है विदाउट थिंकिंग। सेकेंड पॉइंट है हमारा, नाइट सिंबलाइजेस फ्रीडम फ्रॉम सोशल मास्क। सोशल मास्क का क्या मतलब है कि सोसाइटी में लोगों की जो भी आइडेंटिटी है, ठीक है, उस चीज़ से फ्री होके जब अगर ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी जो भी उनकी आइडेंटिटी है, जब उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि सोसाइटी में, समाज में हमारा क्या असर होगा, लोग क्या सोचेंगे, इन सारी चीज़ों से फ्री होगी, ठीक है, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो उनका सोशल मास्क है, उन सारी चीज़ों से फ्री होके जो भी वो कर सकते हैं, जो भी उनका डिज़ायर है, तो उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है नाइट लाइफ, ठीक है। तो नाइट जो है एक तरीके से सिंबलिज्म है, जब वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी उनका मन करता है वो कर सकते हैं, एक तरीके से फ्रीडम को शो करता है ये नाइट लाइफ। यानी जब उन्हें समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर हमने ऐसा करा तो समाज क्या सोचेगा, तो एक तरीके से जब उनके पास फ्रीडम है तो उसको कहा जाता है नाइट लाइफ, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उनका डिज़ायर है।
थर्ड हम देखेंगे ही शोज सेक्स एंड डिज़ायर एज नेचुरल फोर्स, यानी ये क्या कहते हैं, सेक्स और डिज़ायर जो है, जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो सब नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है, यानी वो नेचुरली आती है, नेचुरल फीलिंग होती है। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ही फील्स बोथ सड्यूस्ड एंड एग्जॉस्टेड, मतलब ये दोनों चीज़ फील करते हैं, सड्यूस्ड भी और एग्जॉस्टेड भी। सड्यूस का सिंपल सा मतलब होता है फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, और एग्जॉस्ट का मतलब बहुत ही थका हुआ। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ही प्रेजेंट्स द सिटी एज डेंजरस एंड हिप्नोटिक। डेंजरस किस लिए, क्योंकि देखो जो फ्रीडम है, फ्रीडम जब आती है तो लोग कुछ भी करते हैं, तो एक तरीके से डेंजरस, ठीक है। और हिप्नोटिक किस लिए, क्योंकि हिप्नोटाइज जब हम हो जाते हैं, मतलब जब हमारे कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं होती है, जब भी हम हिप्नोटाइज होते हैं तब हमारे कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो अब ये कहते हैं कि जो भी डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसे डिज़ायर हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होती है, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि एक तरीके से ये डेंजरस है और हिप्नोटिक है। फिर हम देखेंगे सेवेंथ पॉइंट, ही यूजेस ड्रीम लाइक बट ब्रोकन नरेशन। देखो ड्रीम लाइक का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी सपने जैसा कुछ भी चीज़, ठीक है। और ब्रोकन नरेशन इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये रियल और डायरेक्ट है, ना कि इसको सॉफ्टन बनाने की कोशिश करी गई है, ना ही इस पर कोई पॉलिशिंग की गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रोकन नरेशन, क्योंकि ये रियल और डायरेक्ट है। फिर हम देखेंगे एट्थ पॉइंट, ही शोज लाइफ एज रॉ एंड अनफिल्टर्ड, यानी लाइफ को इन्होंने कैसे दिखाया है, रॉ एंड अनफिल्टर्ड, यानी रियल दिखाया है। फिर हम देखेंगे नाइन्थ पॉइंट, ही सजेस्टेड मॉडर्न लाइफ हैज़ अ डार्क सोल, यानी मॉडर्न लाइफ जो है उसमें डार्क सोल है, यानी मॉडर्न लाइफ की डार्क सोल है, यानी एक तरीके से मॉडर्निटी तो है लेकिन उनकी जो सोल है वो डार्क है, उनके अंदर सिंपैथी नहीं है, जो भी ह्यूमन क्वालिटीज़ होती है वो नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे टेंथ पॉइंट, दैट ही इज टेलिंग अस ट्रुथ लिव्स इन द शैडोज। अब हम चलते हैं एट सेक्शन पे इस नॉवल के, जिसका नाम है वॉकिंग अप एंड डाउन इन चाइना, एलिनेशन एंड एग्जाइल। इसमें हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। एलिनेशन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, और एग्जाइल का मतलब होता है जब कोई इंसान ज़िंदगी को अच्छी तरीके से समझता है, ज़िंदगी को अच्छी तरीके से सोच पाता है कि आखिर ज़िंदगी है क्या, ये है कैसी, कब सोचता है, जब वो अपने घर से दूर रहता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। मिलर, इसमें हम देखेंगे मिलर कॉल्स फ्रांस चाइना, मीनिंग इट फील्स फॉरेन एंड स्ट्रेंज। ही वॉक्स थ्रू पेरिस वाइल मिक्सिंग मेमोरीज, फियर, डेथ एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मिलर है वो फ्रांस में ही है, ठीक है, वो वॉक कर रहे हैं फ्रांस के सड़कों पर ही, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये चाइना में वॉक करते हैं। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि इन्हें वहाँ पर स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ रही है, यानी जब वो अपने घर पर थे जहाँ पर वो पैदा हुए थे, तो अगर वो वहाँ रहते तो उन्हें अपने जैसा फील होता है, लेकिन वो अभी बाहर हैं, ठीक है, जब वो ये नॉवल लिखते हैं उस वक्त ये बाहर थे, तो इसलिए इनको कैसा लगता है, एक अजनबी सी फीलिंग आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहाँ मैं आ गया, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो वहाँ पर रहकर भी इन्हें अनजान वाली ही फीलिंग आती है, तो इसलिए फॉरेन कंट्री का मतलब होता है कोई भी विदेश जहाँ पर आपको अपनापन फील ना हो। तो यहाँ पे ये पेरिस ना बोल के इन्होंने क्या कहा, चाइना, ठीक है, लेकिन ये चाइना नहीं है, क्या है, पेरिस ही है, फ्रांस में। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, चाइना सिंबलाइजेस फॉरेननेस नॉट लिटरल चाइना। जो चाइना इन्होंने बोला कि ये चाइना में है लेकिन ये सचमुच में चाइना नहीं है, ये सिंबलिज्म है, ठीक है, एक तरीके से फॉरेननेस का, यानी एक तरीके से विदेश का, अजनबी, जहाँ पे हम बिल्कुल ही स्ट्रेंज सा फील करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते, जब आपको लगता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा हूँ, तो इस तरीके से वो फील करते हैं पेरिस में, फ्रांस में है ये भी, तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि वो विदेश में है, यानी कोई भी अपनापन नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, चाइना, जो कि सचमुच में चाइना नहीं है, वो सिर्फ एक फॉरेननेस को शो करता है, सिंबलाइज करता है, ना कि सचमुच में चाइना है। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, ही वॉक्स थ्रू पेरिस फीलिंग लाइक अ स्ट्रेंजर, यानी इन्हें बहुत ही स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आती है जब ये वहाँ पर वॉक करते हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, वॉकिंग रिप्रेजेंट सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड आइडेंटिटी। यहाँ पे जो वॉकिंग है ये क्या शो करते हैं कि ये सर्च कर रहे हैं मीनिंग और आइडेंटिटी, यानी जब वो खाली दिमाग से वॉक कर रहे हैं, अकेले हैं, जब उन्हें लगता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जब उन्हें अकेलापन फील होता है, तो एक तरीके से वो इस चीज़ को सोचते हैं, एक तरीके से सर्च करते हैं कि भाई ये लाइफ है क्या, वो मीनिंग जानना चाहते हैं, ठीक है, और आइडेंटिटी। फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ही फील्स एलिनिएटेड एंड रूटलेस, यानी ये बहुत ही अलग सा महसूस करते हैं कि सबसे अलग है, सबसे अनजान है, और रूटलेस, यानी भाई मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ख्याल इनके दिमाग में चलते हैं। फिर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, ही मिक्सेस प्रेजेंट स्ट्रीट्स विद चाइल्डहुड मेमोरी,
यानी प्रेजेंट स्ट्रीट, यानी ये फ्रांस में अभी वॉक कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ये किस चीज़ से मिक्स करते हैं, चाइल्डहुड मेमोरी से। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ही सेंसेस डेथ एंड डिके इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी ये सेंस करते हैं डेथ और डिके यानी डाउनफॉल, एक तरीके से पतन को, किसमें, सिविलाइजेशन में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ही फील्स द वर्ल्ड इज स्पिरिचुअली एम्प्टी, यानी ये जो दुनिया है ये स्पिरिचुअली एम्प्टी है। यानी अगर हम देखें फिजिकली तो सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, फिट हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली बात करें तो वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ही सजेस्ट मॉडर्न सिटीज़ क्रिएट लोनलीनेस, यानी जो मॉडर्न सिटी है वो लोनलीनेस यानी अकेलापन को क्रिएट करती है, क्योंकि जो मॉडर्न सिटी है यानी जितनी बड़ी सिटी, मतलब जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा दिखावा, लोग अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं और दूसरों को डिमीन करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस में वो अकेले रह जाते हैं। जो भी इंसान है बड़े बड़े शहरों में अपने घर को छोड़ के जॉब करने जाते हैं तो वो लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है, बड़े बड़े शहर है, तो वहाँ पर शो ऑफ ज़्यादा होता है, और इस प्रोसेस में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो बिग सिटी है वो लोनलीनेस को क्रिएट करती है, ठीक है। जो मॉडर्न सिटीज़ होती है वो लोनलीनेस को क्रिएट करती है। फिर ये कहते हैं 9 पॉइंट में, ही शोज़ द एग्जाइल्स साइकोलॉजी। एग्जाइल का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है जब भी कोई इंसान अपने घर से दूर रहता है, ठीक है, तब उसे ज़िंदगी का पता लगता है कि ज़िंदगी आखिर है क्या, आपके कितने लोग अपने हैं, ठीक है। वो दुनिया देखते हैं बाहर और उन्हें महसूस होता है कि लाइफ जो है, ये ज़िंदगी जो है ये क्या है, ठीक है। जब भी कोई इंसान अपने घर से दूर रह के जॉब करता है, जब उसे अकेलापन महसूस होता है, जब वो इस चीज़ को फेस करता है अपनी लाइफ में, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई लाइफ क्या है, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं तब, तो उसको कहते हैं एग्जाइल साइकोलॉजी। फिर हम देखेंगे 10th पॉइंट, दैट ही इज़ टेलिंग अस यू कैन लिव समवेयर एंड स्टिल नॉट बिलोंग, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कहीं भी रह सकते हैं लेकिन आप वहाँ से बिलोंग नहीं कर सकते। जो आपके रूट्स है वो वहीं के होंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे नॉवलिस्ट है वो ब्रुकलिन में पैदा हुए थे, ठीक है, उनका घर ही वहीं पर है, और अभी जब वो ये नॉवल लिखते हैं तब ये कहाँ पर थे, फ्रांस में थे। तो वहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रेंजर सा फील करते हैं, उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होता है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि यू कैन लिव समवेयर, यानी आप कहीं भी रह सकते हो लेकिन आप वहाँ से बिलोंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा 8th पॉइंट, 8th सेक्शन। अब हम चलते हैं 9th सेक्शन पे, इस नॉवल के 9th सेक्शन पे। तो हमारे 9th सेक्शन का जो टॉपिक है वो है बर्लेस्क, और इसे दोनों तरीके से स्पेल किया जाता है, दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट है। इसका मतलब होता है एग्जैजरेटेड मॉकिंग परफॉर्मेंस, यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, और मॉकिंग परफॉर्मेंस, एंड समथिंग सीरियस मेड absurd, यानी कोई भी सीरियस चीज़ जिसको कि बेतुका बना दिया जाता है, ठीक है, यानी अजीब बना दिया जाता है। इसमें हम देखेंगे अ सेट ऑफ लिंक्ड मेमोरीज एंड सीन्स, बर्लेस्क शोज रिलीजन, पॉवर्टी, डिज़ायर, मिक्सिंग सटायर, सटायर का मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग बाय ह्यूमर, यानी मजाक मजाक में किसी की बेइज्जती करना, एंड रॉ ऑनेस्टी। तो इसका फर्स्ट हम देखेंगे, बर्लेस्क सिम्बलाइजेस एंटरटेनमेंट, सेक्सुअलिटी एंड सोशल ट्रूथ। तो बर्लेस्क का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट कर देना और एक तरीके से मजाक मजाक में उसका कमी निकालना, बुराई करना, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया, इसमें हम बर्लेस्क जो है ये सिम्बलाइज करता है एंटरटेनमेंट को, सेक्सुअलिटी को और सोशल ट्रूथ को। फिर हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, ही कॉन्ट्रास्ट्स मोरालिटी विद डिज़ायर, यानी देखो एक तरीके से ये दिखाते हैं, हमें कॉन्ट्रास्ट करते हैं मोरालिटी और डिज़ायर को। मोरालिटी का मतलब जब समाज में, जब सोसाइटी में जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करता है, वेल बिहेव्ड होता है, उसको अपने इमेज की फ़िक्र होती है, लेकिन जब उसे फ्रीडम मिलता है कि वो अपने डिज़ायर जो भी है उसको पूरा कर सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, तब वो मोरालिटी को भूल जाते हैं। यानी जब वो समाज में होते हैं तब उनका अलग रूप होता है, लेकिन जब उन्हें फ्रीडम मिलती है कुछ भी करने की तब उनका अलग रूप होता है, ठीक है। तो समाज के सामने आते ही उन्हें मोरल्स याद आ जाते हैं, ठीक है, जो भी मतलब होता है ना प्रिटेंड करना लोगों का कि हाँ भाई हमें तो मैनर्स है, तो एक तरीके से ये हिपोक्रेसी को शो करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, ही एक्सपोजेस हिपोक्रेसी ऑफ रिस्पेक्टेबल सोसाइटी, यानी समाज में जब कोई भी इंसान लोगों के बीच में होता है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि वो रिस्पेक्टेबल है, भाई हम तो हाई क्लास के लोग हैं, है ना, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। लेकिन फिर वही लोग जब उनको मौका मिलता है तब वो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, जब उनको कोई लोग देखता नहीं है
तब वो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, तब वो जो प्रिटेंड करते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास के हैं, रिस्पेक्टेबल है, तो उस चीज़ को वो भूल जाते हैं। तो एक तरीके से ये हिपोक्रेसी को शो करते हैं कि जब वो समाज के सामने होते हैं तब तो उन्हें बहुत रिस्पेक्टेबल होना होता है, मोरालिटी के बहुत बड़े भक्त बनते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं, जब उनके पास फ्रीडम होती है, तब वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हिपोक्रेसी दिखाते हैं। ही शोज द बॉडी ऑलवेज रिटर्न्स डिस्पाइट रिप्रेशन। इसका क्या मतलब है कि बॉडी ऑलवेज रिटर्न, यानी जो भी हमारे डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, जो भी हमारी डिज़ायर, वो हम सोसाइटी के प्रेशर में आके मतलब उस चीज़ को हम भूल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जो कि वापस आती है, जो भी हमारे नेचुरल डिज़ायर्स है वो तो नेचुरली वापस आते हैं, लेकिन हम सोसाइटी के प्रेशर में उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में वापस आते ही हैं क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं 5th पॉइंट, ही फील्स मॉकिंग शार्प एंड सटारिकल। यानी सिंपल भाषा में ये इस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं। जो रियलिटी है वो सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई देखो, अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो बाहर लोग समाज के सामने आते ही प्रिटेंड करने लग जाते हैं, अच्छा बनने लग जाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही खुले तौर पर बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से बर्लेस्क को यूज़ करके, यानी ह्यूमर को यूज़ करके वो दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो रियलिटी ही बता रहे हैं, बुराई क्या। फिर हम देखेंगे 6th पॉइंट, ही सजेस्ट्स लाइफ इटसेल्फ इज़ अ परफॉर्मेंस। यानी वो बताते हैं कि लाइफ जो है वो खुद में ही एक परफॉर्मेंस है, क्योंकि लोग दूसरों को देखते ही प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं अच्छा बनने की। तो एक तरीके से ये लाइफ जो है ये खुद में ही परफॉर्मेंस है। फिर वो बोलते हैं ही मिक्सेस ह्यूमर विद बिटरनेस, यानी जो कि अभी हमने देखा कि वो ह्यूमर के साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए क्रिटिसाइज एक तरीके से बिटरनेस ही है, ठीक है, यानी बुराई करना एक तरीके से बिटरनेस ही है। तो इसलिए ये इन्होंने इन दोनों चीज़ को मिक्स करते हैं, ह्यूमर को और बिटरनेस को, क्रिटिसाइज जब वो करते हैं। तो फिर हम देखेंगे 9th पॉइंट, ही शोज मॉडर्न कल्चर एज प्लेजर ड्रिवन। मॉडर्न कल्चर एज प्लेजर ड्रिवन, यानी जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न में जो लोग हैं, मॉडर्न पीपल हैं, वो प्लेजर ड्रिवन है, यानी उन्हें आगे का नहीं पता, पीछे का नहीं पता, मतलब फ्यूचर का नहीं सोचना, पास्ट का नहीं सोचना है, प्लेजर ड्रिवन है। जिस चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है वो बस वही चीज़ करते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद उन्हें नहीं पता कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होने वाला है, बस अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ को कर लेते हैं। And then in 10th point, he's telling us that civilization pretends and instincts remains. इसका क्या मतलब है? देखो, civilization pretends and instinct remains, इसका सिंपल सा मतलब है सोसाइटी teaches us to act polite, यानी सोसाइटी में, समाज में हमें इंसान सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं कि हमें पोलाइट रहना चाहिए, है ना, अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए सबके साथ, कंट्रोल्ड एंड सिविलाइज्ड। बट डीप इनसाइड आर बेसिक इंस्टिंक्ट्स, यानी जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, यानी जो भी नॉर्मल फीलिंग्स होती हैं, नेचुरल फीलिंग्स, जैसे डिज़ायर, हंगर, सेक्सुअलिटी एंड एंगर, फियर, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल फीलिंग्स है, जो कि ऑटोमेटिकली आती हैं, इन सब पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नेवर डिसअपीयर। यानी आसान शब्दों में देखो, सोसाइटी जो है हमें सिखाती है कि हमें पोलाइट रहना है, लेकिन जो हमारे नेचुरल फीलिंग्स हैं, यानी गुस्सा करना, डरना, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कभी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो हालांकि हमें सोसाइटी सिखाती है कि पोलाइट रहना चाहिए, लेकिन ये हमेशा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए डिसअपीयर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ये था हमारा 9th सेक्शन। अब हम चलते हैं 10th सेक्शन पे, जो कि लास्ट सेक्शन है इस नॉवल का, और इसका टाइटल है मेगालोपॉलिटन मेनियक। इसका सिंपल सा मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, यानी बड़ा शहर, मेगालोपॉलिटन का मतलब होता है बड़ा शहर, और मैनियक का मतलब होता है क्रेजी, ठीक है, बहुत ही पागल एक तरीके से समझ लो, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मॉडर्न सिटी मैडनेस, ठीक है, जो कि मॉडर्न सिटी में जो पागलपन होता है उसको देखने वाले हैं हम। A loud, chaotic finale where Miller attracts and celebrates the modern city, its madness, speed, violence and beauty। यानी इसमें जो मिलर है वो एक तरीके से मैडनेस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो बिग सिटी का जो मैडनेस है, जो स्पीड है, वायलेंस है, ब्यूटी है, उसको ये सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द मेगा सिटी बिकम्स अ सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मेगा का मतलब होता है बिग, तो मेगा सिटी जो है यानी बिग सिटी जो है ये एक सिंबल बन चुकी है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, ही पोर्ट्रीज इट एज पावरफुल बट डिस्ट्रक्टिव, यानी ये पावरफुल दिखाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी। पावरफुल क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बिग सिटी है। बिग सिटी है इसलिए पावरफुल लेकिन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। क्योंकि जो मॉडर्न पीपल है वो एक तरीके से प्लेजर ड्रिवन है, ठीक है, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है, तो एक तरीके से प्लेजर ड्रिवन है। और क्योंकि वो अकेला भी फील करते हैं तो एक तरीके से काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स, स्पिरिचुअली एम्प्टी है तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव। और पावरफुल किस लिए, क्योंकि ये बिग सिटी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ही शोज द सिटी एज अ मशीन दैट कंज्यूम्स पीपल। यानी इसमें इसका सिंपल सा मतलब है कि इस तरीके से दिखाया गया है कि जिस तरीके से कोई मशीन होती है जो कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती है, इसी तरीके से जो लोग हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं मशीन की तरह, ठीक है। फिर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, ही फील्स ओवरवेल्म्ड एंड फ्यूरियस, यानी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ही अटैक्स मॉडर्न प्रोग्रेस एज स्पिरिचुअली एम्प्टी, यानी वो मॉडर्न प्रोग्रेस तो हो रहे हैं लेकिन इस चीज़ को वो अटैक करते हैं, यानी एक तरीके से उसकी खामी निकालते हैं कि क्या, कि वो स्पिरिचुअली एम्प्टी है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो स्पिरिचुअली एम्प्टी है जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। फिर हम देखेंगे सिक्स पॉइंट, ही शोज क्राउड्स डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी, यानी जो भीड़ है वो इंसान की जो अलग क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट ही सजेस्ट मॉडर्न लाइफ प्रोड्यूसेस मैडनेस, जो मॉडर्न लाइफ है वो मैडनेस प्रोड्यूस करती है, यानी जो पागलपन होता है उस चीज़ को बढ़ावा देती है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो एडमायर्स द सिटीज़ एनर्जी एंड इंटेंसिटी, यानी एक तरीके से जो सिटी की जो एनर्जी और इंटेंसिटी है ये उसको एडमायर करते हैं, यानी पसंद करते हैं। फिर हम देखेंगे हिज वॉइस बिकम्स प्रोफेटिक एंड एक्सप्लोसिव, इसका क्या मतलब है, हिज लैंग्वेज बिकम्स पावरफुल, इमोशनल, इंटेंस, एंग्री एंड ड्रामेटिक। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, दैट इज टेलिंग अस द मॉडर्न वर्ल्ड इज ब्रिलियंट एंड इंसेन। फिर वो कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ब्रिलियंट है और इंसेन है, यानी उसकी तारीफ भी करते हैं लास्ट में, क्योंकि जो मतलब काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है, जो चीज़ वो खुले तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को भी वो समाज की वजह से जो भी प्रिटेंड करते हैं कि मोरल्स हैं उनके अंदर, मैनर्स हैं, और जो भी वो प्रिटेंड करते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा हाई क्लास के लोग हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उनका सिर्फ ये कहना है कि जो रियलिटी है कम से कम उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो फाइनली हमने इस नॉवल के 10 सेक्शंस को डिस्कस कर ही लिया। तो क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है और इसमें हमने सेक्शन 4 to 10 सेक्शंस को डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो नॉवल है ये 10 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन 4 to सेक्शन 10 को डिस्कस किया, क्योंकि ये पार्ट 2 है, और सेक्शन 1 to सेक्शन 3 आपको पार्ट 1 में दिख जाएगा। और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट और इस नॉवल के बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, और सेक्शन 1 to सेक्शन 3 को भी डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके आगे का इस वीडियो में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया हो। And if so, then please let me know in the comment box and share this video with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.